हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम अपना यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं मार्क्सिस्ट। ठीक है, यूनिट स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक कि आप लोग क्या करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर से हम लोग क्यों स्टार्ट करते हैं, हमारा ना हर एक वीडियो का ये पैटर्न है कि हम लोग स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर से इसलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों को क्लैरिटी मिल जाती है कि हम लोग ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ये सब टॉपिक्स पढ़ने वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, और जब हम चैप्टर खत्म कर लेंगे तो आपको क्या चीज़ की नॉलेज मिल जाएगी। हमारा इंट्रोडक्शन हमारा क्या करता है, बेस सेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में आपको क्या बताया जाएगा कि जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो आपको क्या क्या चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी, वो आपको ऑब्जेक्टिव्स में बताया जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन से आपका बेस सेट किया जाएगा। मार्क्सिज्म क्या होता है आपको ये बताया जाएगा। फिर उसके बाद उटोपियन एंड साइंटिफिक सोशलिज्म क्या होता है ये बताया जाएगा। एवोल्यूशनरी एंड रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म क्या होता है, ये मार्क्सिज्म के हमारे सब टॉपिक्स हैं, ये आपको समझाए जाएंगे। मार्क्सिज्म का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, डायलेक्टल मार्टुलिज्म, हिस्टोरिकल मार्टुलिज्म, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, क्लास स्ट्रगल, रेवोल्यूशन, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलैटरिएट, कम्युनिज्म, ये सारे सब टॉपिक्स होंगे हमारे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म के। फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ अलाइनेशन समझाई जाएगी, थ्योरी ऑफ फ्रीडम समझाई जाएगी, क्रिटिकल अप्राइजल समझाया जाएगा। फिर हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम चैप्टर को समअप कर देंगे। स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। देखो यहाँ पे तुम्हें ये बताया जाता है कि जब तुम चैप्टर जो है वो कवर अप कर लोगे ना, तो तुम्हें प्री मार्क्सियन जो है स्टैंड ऑफ सोशलिज्म सच एज उटोपियन सोशलिज्म जो है वो डिस्कस करना आ जाएगा। ठीक है, तुम इनैमोरेट कर पाओगे, डिस्क्राइब कर पाओगे, डिस्कस कर पाओगे बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ मार्क्सिज्म। ठीक है, तुम कमेंट कर पाओगे अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी सच एज द थ्योरी ऑफ अलाइनेशन, फ्रीडम एंड फाइनली तुम लोग क्रिटिसाइज कर पाओगे मार्क्सिज्म। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन पे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन आता है, हम लोग बेस सेट करने की कोशिश करते हैं हमारे चैप्टर पे। तो इंट्रोडक्शन में तुम्हें ये बताया जाता है कि हमारा जो बेसिकली मार्क्सिज्म है, ये मार्क्सिज्म जो हमारी ये थ्योरी है, ये जर्मन फिलोसोफर थे कार्ल मार्क्स। ठीक है, उनके आइडिया पर बेस्ड है, उनके आइडिया पर बेस्ड है, उनके आइडिया पर बेस्ड है उनकी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी है। ठीक है, उनके आइडिया पर बेस्ड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी है बेसिकली ये एक। ठीक है, लेकिन मार्क्सिज्म सिर्फ कार्ल मार्क्स के आइडियाज तक सीमित नहीं थी, ये माइंड में मत रखना कि ये जो मार्क्सिज्म थी वो कार्ल मार्क्स के आइडिया पर सीमित थी, ऐसा नहीं था। इसमें हमारा क्या था, इसमें हमारा जो फ्रेडरिश एंजलिश और बेस्ड के मार्क्सिस्ट थिंकर्स के भी आइडियाज जो थे वो शामिल थे। ठीक है, क्लियर है। और अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो मार्क्सिज्म का मेन पॉइंट क्या थे, मेन पॉइंट्स हमारे मार्क्सिज्म के क्या थे, तो इसमें ना एक लिविंग फिलॉसफी थी। ठीक है, मतलब समय के साथ साथ नए मार्क्सिस्ट थिंकर इसमें नई नई चीज़ें जो है वो ऐड करते रहते थे। इसीलिए मार्क्सिज्म सिर्फ मार्क्स की सोच नहीं बल्कि एक कंटिन्यूसली डेवलपिंग आइडियोलॉजी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हमारा उटोपियन एंड साइंटिफिक सोशलिज्म की, कि उटोपियन एंड साइंटिफिक सोशलिज्म क्या था। देखो, मार्क्स ने ना सोशलिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक उटोपियन सोशलिज्म था, ये मार्क्स से पहले के सोशलिस्ट थिंकर्स थे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हमारा रॉबर्ट ओवन हो गया, हमारा चार्ल्स फॉरर हो गया, हमारा शेन सेमन हो गया, लुइस ब्लैंक हो गया, प्रॉडन हो गया। ठीक है, इनकी सोच क्या थी, समाज में एक्सप्लॉयटेशन खत्म होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उनका सोल्यूशन जो थे वो प्रैक्टिकल नहीं थे, इसीलिए मार्क्स ने उन्होंने उटोपियन कहा था। उटोपियन का मतलब काल्पनिक कहा था। वैसे उटोपियन का मतलब और ब्रीफली समझाना तो ये समझो कि उटोपिया का मतलब होता है एक परफेक्ट इमेजिनरी सोसाइटी जहां सब खुश हो और कोई भी तरीके की एक्सप्लेनेशन की नीड ना हो। ठीक है, ये होता है हमारा ये तो होता है हमारा उटोपियन सोशलिज्म। अगर बात करें साइंटिफिक सोशलिज्म की, तो साइंटिफिक सोशलिज्म क्या था, ये कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म है। ठीक है, मार्क्स ने कहा कि सिर्फ सपने देखना से कुछ नहीं होगा, साइंटिफिक तरीके से समाज जो है वो समाज को हमको समझना होगा। ठीक है, इसके मेन पॉइंट्स क्या थे कि हिस्ट्री इकोनॉमिक फैक्टर से चलती है, सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल होता है, वर्कर्स और कैपिटलिस्ट के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, रेवोल्यूशन के बाद एक्सप्लॉयटेशन खत्म होती है, आखिर में क्लासेस सोसाइटी बनेंगी। इसीलिए मार्क्स ने अपने सोशलिज्म को साइंटिफिक सोशलिज्म कहा है। अगर हम लोग इन शॉर्ट बात करें, इन शॉर्ट अगर हम उटोपियन सोशलिज्म एंड साइंटिफिक सोशलिज्म के बीच में डिफरेंस जानने की कोशिश करें, तो उटोपियन सोशलिज्म एक काल्पनिक सोशलिज्म था, साइंटिफिक सोशलिज्म साइंस पे बेस्ड था, साइंटिफिक था वो। ठीक है, हमारा उटोपियन सोशलिज्म प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं देता था, वेयर एज हमारा साइंटिफिक सोशलिज्म क्या था, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता था। ठीक है, हमारा उटोपियन सोशलिज्म पीसफुल आइडियल सोसाइटी की बात करता था, हमारा साइंटिफिक सोशलिज्म जो है वो रेवोल्यूशन और क्लास स्ट्रगल की बात करता था। ठीक है, उटोपियन सोशलिज्म मार्क्स से पहले के लोगों ने दिया था, साइंटिफिक सोशलिज्म कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। ठीक है, क्लियर है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एवोल्यूशनरी एंड रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखो, सोशलिज्म को दो और फॉर्म्स हैं, ठीक है। सोशलिज्म के जो हमारे दो और फॉर्म्स है, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, सबसे पहले एवोल्यूशनरी सोशलिज्म को डिस्कस करते हैं, फिर एवोल्यूशनरी को डिस्कस करेंगे। तो एवोल्यूशनरी का मतलब होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे सोशलिज्म को लेकर आना। इसके फीचर्स क्या थे, रेवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं, ठीक है, डेमोक्रेसी और इलेक्शंस पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है, पार्लियामेंट के थ्रू रिफॉर्म्स हम लोग करवा सकते थे, पीसफुल सोशल चेंजेस हो सकते थे, वायलेंस के खिलाफ था ये सिस्टम हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल फाबियन सोशलिज्म हो गया, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हो गया, गिल्ड सोशलिज्म हो गया। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म, तो हमारा रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म जो था वो बेस था हमारा रिवोल्यूशन के थ्रू सोशलिज्म लाना, ठीक है। रेवोल्यूशनरी सिस्टम जो था वो हमारा बेस था रेवोल्यूशन के थ्रू सोशलिज्म लाना। इसके फीचर्स थे, क्लास स्ट्रगल जो है वो ज़रूरी है, वायलेंट रेवोल्यूशन हो सकता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम को हटाना होगा, डिक्टेटरशिप ऑफ द पॉलीट्रैट वर्कर्स की टेम्परेरी गवर्नमेंट आएगी, ठीक है। मार्क्सिज्म को जनरली रेवोल्यूशन सोशलिज्म माना जाता था। अगर हम लोग और शॉर्ट में डिस्कस करने की कोशिश करें कि हमारा एवोल्यूशनरी और रेवोल्यूशनरी के बीच में क्या डिफरेंस था, तो एवोल्यूशनरी एक पीसफुल चेंज था, रेवोल्यूशनरी एक रेवोल्यूशन के थ्रू चेंज था। एवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी पर भरोसा करता था, रेवोल्यूशनरी क्लास स्ट्रगल पर भरोसा करता था। एवोल्यूशन जो था वो इलेक्शन और पार्लियामेंट के बेस पर था। रेवोल्यूशनरी जो था रेवोल्यूशन और वर्कर्स रूल्स के लिए था, ठीक है। एवोल्यूशनरी वायलेंस के खिलाफ थे, रेवोल्यूशनरी पे ज़रूरत पड़ने पर वायलेंस को सपोर्ट करते थे, ठीक है। क्लियर है इतना। अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग क्रिटिसिज्म ऑफ एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, हाँ एक टॉपिक इसमें रह गया कि क्रिटिसिज्म ऑफ एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, अगर हम लोग क्रिटिसाइज करने की कोशिश करें तो इसको मार्क्स एंड एंगल्स को फॉलोअर्स ने कहा, मार्क्स एंड एंगल्स के फॉलोअर्स ने कहा कि कैपिटलिस्ट स्टेट कभी अपने आप खत्म नहीं होगी, सिर्फ इलेक्शन से क्लासेस सोसाइटी नहीं बन सकती हैं, स्टेट के रेवोल्यूशन के थ्रू बदलना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए एवोल्यूशनरी सोशलिज्म को मार्क्सिस्ट वीक मानते थे, ठीक है। एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट, अगर तुम लोगों को 5 वर्ड्स बता दूं मैं कि ये तुम्हें तो याद करने ही हैं, मतलब ये पेपर में आएंगे वर्ड्स, तो मैं वो 5 वर्ड्स हैं हमारे अभी तक जितना हमने पढ़ा है। मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स प्लस एंगल्स, ठीक है। उटोपियन सोशलिज्म, आइडियल बट इम्प्रैक्टिकल, साइंटिफिक सोशलिज्म, क्लास स्ट्रगल प्लस रेवोल्यूशन, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, पीसफुल डेमोक्रेटिक चेंज, रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म, वायलेंट रेवोल्यूशन प्लस वर्कर रूल। आई होप अब भी जितना पढ़ा हो उसको तुम लोगों ने वन शॉट में रिवाइज कर लिया होगा, ठीक है। क्लियर है विद द कीवर्ड्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक पे चलते हैं विच इज़ हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म, विच इज़ पहला टॉपिक इसमें आता है बेसिक प्रिंसिपल में, डायलेक्ट्रल मार्क्सिज्म क्या होता है। देखो, डायलेक्ट्रल मार्क्सिज्म में हमारे को ये बताया जाता है, ये मार्क्स की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था, ठीक है। अब हमारा डायलेक्टिक्स क्या है, मार्क्स ने ये कहा फिलोसोफर हेगल से, मार्क्स ने ये आइडिया ना फिलोसोफर हेगल से दिया था, ठीक है। हेगल के हिसाब से ना हर आइडिया का 3 स्टेज होता है, ठीक है। पहला हमारा थेसिस होता है, थेसिस मतलब एक आइडिया, ठीक है। एंटीथेसिस मतलब उसको अपोजिट आइडिया, सिंथेसिस मतलब दोनों का बेटर रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद जैसे कि एग्जांपल, अगर हम लोग एग्जांपल ले थेसिस का, तो थेसिस ऑनलाइन क्लासेस अच्छी हैं, ठीक है। एंटीथेसिस ऑफलाइन क्लासेस अच्छी हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सिंथेसिस हाइब्रिड क्लासेस, मीन्स ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन जो है वो क्लासेस अच्छी है। यही प्रोसेस बार बार चलता है और सोसाइटी डेवलप होती है। मार्क्सिज्म क्या है, मार्क्स ने हेगल से एक बात में डिसएग्रीमेंट की। हेगल आइडियाज दुनिया को बताते हैं, ठीक है, दुनिया को बदलते हैं, ठीक है। मार्क्स जो है वो नई इकोनॉमिक कंडीशन, प्रोडक्शन, हमारा मनी, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी को बदलते हैं, ठीक है। मार्क्स ने कहा आइडियाज इकोनॉमी से बनती है, ठीक है। इसीलिए उसने हेगल को उल्टा बताया और कहा कि मैंने उसको सीधा किया, ठीक है। अब यहाँ पे बेस और सुपर स्ट्रक्चर क्या था। बेस बेसिकली हमारा इकोनॉमी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, सुपर स्ट्रक्चर पॉलिटिक्स, रिलीजन, लॉज, एजुकेशन एंड कल्चर, ठीक है। आई होप तुम लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम लोग बात करते हैं हमारा हिस्टोरिकल मार्क्सिज्म की, कि हिस्टोरिकल मार्क्सिज्म क्या होता है। हिस्टोरिकल मार्क्सिज्म इसका मतलब है जो हिस्ट्री को इकोनॉमिक फैक्टर्स के थ्रू समझना, ठीक है। हिस्ट्री को इकोनॉमिक फैक्टर्स के थ्रू समझना। मार्क्स के हिसाब से ना 4 स्टेजेस पे गुजरते हैं, ठीक है। हिस्ट्री 4 स्टेजेस से गुजरती है। पहला प्राइमेटिव कम्युनिज्म, ठीक। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, सब चीज़ें मिलकर यूज़ करते थे, एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, क्लास नहीं था, स्टेट नहीं था। स्लेवरी थी, सेकेंड पॉइंट स्लेवरी। टेक्नोलॉजी बढ़ी, प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, ठीक है। सोसाइटी 2 क्लास में बट गई, मास्टर्स स्लेव्स, ये 2 क्लास में सोसाइटी बट गई थी। मास्टर स्लेव्स को एक्सप्लॉयटेशन करते थे, स्टेट मास्टर्स को प्रोटेक्ट करते थे। नेक्स्ट अब हमारा आता है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म क्या था,
फ्यूडलिज्म में ये आपको बताता था कि सोसाइटी दो क्लास में डिवाइड हो गई थी। फ्यूडल लॉर्ड्स बेसिकली ज़मींदार, पीजेंट्स जो कि किसान थे हमारे, लैंडलॉर्ड्स बेसिकली क्या था, हमारे जो लैंडलॉर्ड्स थे ना, लैंडलॉर्ड्स की होती थी यहाँ पे, ठीक है, किसान काम करते थे, किसान काम करते थे, लैंडलॉर्ड्स की यहाँ पे चलती थी। लॉर्ड्स जो थे, लैंडलॉर्ड्स प्रॉफिट लेते थे यहाँ पे, स्टेट लॉर्ड्स की हेल्प करता था, ठीक है। उसके बाद हमारा कैपिटलिज्म नेक्स्ट हमारा आता था, चौथा पॉइंट आता हमारा कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के अंदर ये था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद दो क्लासेस थी, ठीक है, एक तो हमारा पोर्चुगीज़ और एक तो था हमारा पोलिट्राट। पोर्चुगीज फैक्ट्री ओनर्स, पोलिट्रेट वर्कर्स, ओनर्स फैक्ट्री के मालिक थे, ठीक है, मतलब फैक्ट्री ओनर्स। जो हमारे वर्कर्स थे वो काम करते थे, वर्कर्स को एक्सप्लॉइटेशन होता था, फेस करना पड़ता था। इसी एक्सप्लॉइटेशन को क्लास स्ट्रगल शुरू हुआ, ठीक है। इस एक्सप्लॉइटेशन की वजह से हमारा जो था क्लास स्ट्रगल जो वाला सिस्टम था वो शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। ये मार्क्स का फेमस थ्योरी है, मतलब वर्कर जितनी वैल्यू क्रिएट करता है उसे कम सैलरी मिलती है, ठीक है। बाकी पैसा कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट बन जाता है। एग्जाम्पल, वर्कर ने कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट किया 25,000 रुपया, सैलरी मिली 15,000 रुपया, डिफरेंस कितना है 10,000, ये 10,000 ही सरप्लस वैल्यू है। मार्क्स के हिसाब से ये वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन है। कंपटीशन बढ़ने से सैलरी कम होती है, वर्किंग आवर्स बढ़ते हैं, वर्कर्स और गरीब होते हैं, ठीक है। इससे क्लास स्ट्रगल और बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्लास स्ट्रगल के बारे में बात ही कर रहे थे, हम लोग क्लास स्ट्रगल वाला टॉपिक ही समझ लेते हैं कि क्लास स्ट्रगल होता क्या है। तो मार्क्स कहते थे कि हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, कि हिस्ट्री जो है वो हर ज़माने में दो क्लास रही हैं। हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। हर ज़माने में ना दो क्लास रहती थी, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग इसको डिवाइड कर लो ऐसे, एक तरफ लिखो स्टेजेस, एक तरफ लिखो रिच क्लास, एक तरफ लिखो पुअर क्लास। स्टेजेस में हमारा था स्लेवरी, रिच क्लासेस में था हमारा मास्टर्स, पुअर क्लासेस में था हमारा स्लेव्स। ये स्लेवरी के टाइम पे था, ठीक है। फ्यूडलिज्म के टाइम पर जो हमारा फ्यूडलिज्म स्टेज थी उस टाइम पे रिच क्लास जो थे वो लैंडलॉर्ड्स थे और पुअर क्लास पीजेंट्स थे। कैपिटलिज्म के टाइम पर जो पोर्चुगीज आ गए थे रिच क्लास के अंदर, पुअर क्लास के अंदर पोलिट्राट आ गए थे। रिच क्लास प्रोडक्शन के मीन जोन करती थी, पुअर क्लास काम करती थी, रिच क्लास वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन करती है, ठीक है। इसी वजह से स्ट्रगल होती है, ठीक है। रेवोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट हमारा रेवोल्यूशन आता है टॉपिक। मार्क्स कहते हैं क्लास स्ट्रगल का फाइनल रिजल्ट रेवोल्यूशन होता है। रेवोल्यूशन तभी होता है जब टेक्नोलॉजी बदल जाती है, पुरानी इकोनॉमिक सिस्टम काम नहीं करता, ठीक है, और वर्कर्स रिवॉल्व करते हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग जो था वो स्लेवरी, फिर हमारा एरो फ्यूडलिज्म, एरो कैपिटलिज्म, एरो सोशलिज्म, एरो कम्युनिज्म। ये मैं एरो इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में है ये। पहले स्लेवरी, फिर फ्यूडलिज्म आया, फिर कैपिटलिज्म आया, फिर सोशलिज्म आया, फिर कम्युनिज्म आया, ठीक है। ये ट्रांजिशन रेवोल्यूशन के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आता है डिक्टेटरशिप ऑफ द पोलिट्राट। इसको समझने की कोशिश करते हैं। रेवोल्यूशन के बाद वर्कर्स की गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। इस स्टेज को मार्क्स बोलता है, ठीक है। इस स्टेज को मार्क्स बोलता है डिक्टेटरशिप ऑफ द पोलिट्राट। इसमें क्या होगा, वर्कर्स पावर में आएंगे, कैपिटलिस्ट की पावर खत्म होगी, स्टेट वर्कर्स का इंटरेस्ट में काम करेगा, ठीक है। स्टेट वर्कर्स के इंटरेस्ट में काम करेगा कि टेम्परेरी स्टेज है। मार्क्स कहते थे कि पहले माइनॉरिटी रूल करती थी, अब मेजॉरिटी रूल करेगी, ठीक है, क्लियर है। और मेजॉरिटी में भी कौन, वर्कर्स रूल करेंगे, क्लियर है। कम्युनिज्म की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कम्युनिज्म। ये मार्क्स का फाइनल गोल था। कम्युनिज्म में क्लास नहीं होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगी, स्टेट की ज़रूरत नहीं रहेगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्रोडक्शन सबके बेनिफिट के लिए होगा, ठीक है। अब आई होप तुम लोगों को ये कम्युनिज्म वाला जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। अब मैं तुम्हें कुछ शॉर्ट सा एक बेसिकली वो बताती हूँ, शॉर्ट एक अब मैं टॉपिक को जो है वो समाप्त कर देती हूँ जितना भी हमने पढ़ा है। हमने अभी डायरेक्टर मार्टिकुलिज्म के बारे में पढ़ा है। डायरेक्टर मार्टिकुलिज्म जो था वो हमारा सोसाइटी के जो कॉन्ट्रडिक्शंस और इकोनॉमिक चेंजेस से डेवलप होती है बेसिकली। हिस्टोरिकल मार्टिकुलिज्म हमारा हिस्ट्री इकोनॉमिक चेंजेस से चलती है। सरप्लस वैल्यू वर्कर की मेहनत का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैपिटलिस्ट ले लेता है। क्लास स्ट्रगल में हमने पढ़ा था रिच और पुअर के बीच का कन्फ्लिक्ट। रेवोल्यूशन के अंदर हमने पढ़ा था क्लास स्ट्रगल का रिजल्ट। डिक्टेटरशिप ऑफ द पोलिट्रेट के अंदर हमने पढ़ा था रेवोल्यूशन के बाद वर्कर्स की गवर्नमेंट। कम्युनिज्म में हमने फाइनल क्लासेस और स्टेटलेस सोसाइटी को डिस्कस किया था। नेक्स्ट अब हमारा आता है नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक थ्योरी ऑफ अलाइनेशन। यहाँ पे आपको क्या बताया जाता है कि अलाइनेशन का मतलब होता है अलग हो जाना या अपनापन खो देना, ठीक है।
मार्क्स के अनुसार कैपिटलिज्म में वर्कर अपने काम और अपनी पहचान से दूर हो जाते थे। ठीक है, एक एलाइनेशन के 4 रूप थे। प्रोडक्शन से एलाइनेशन होती थी, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली क्या था, हमारा जो वर्कर्स जो चीज़ बनाते थे उस पर उनका अधिकार नहीं होता था। एग्जाम्पल, मोबाइल फैक्ट्री के वर्कर्स मोबाइल बनाते हैं लेकिन मोबाइल उसका नहीं होता है। ठीक है, वर्क प्रोसेसेस से अलाइनेशन हमारा सेकंड टॉपिक है, मेरा सेकंड जो है वो पॉइंट है। वर्कर्स ये डिसाइड नहीं करते थे कि काम कैसा होगा, सिर्फ मशीन की तरह काम करते थे, काम बोरिंग और रूटीन बन जाता था। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग बात करें, दूसरे लोग से अलाइनेशन बना के रखते थे। कॉम्पिटिशन की वजह से लोगों को एक दूसरे से दुश्मनी बन जाती है। ठीक है, जो सोसाइटी में क्लास कन्फ्लिक्ट बढ़ता है। खुद से अलाइनेशन चौथा पॉइंट है हमारा, वर्कर्स अपनी क्रिएटिविटी और फ्रीडम खो देते थे, उसकी ज़िंदगी सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित रह जाती थी। ठीक है, टॉपिक को कंक्लूड करने की कोशिश करें तो हम लोग कैपिटलिज्म सिर्फ वर्कर्स को नहीं, कैपिटलिस्ट को भी पैसे का गुलाम बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है थ्योरी ऑफ फ्रीडम। इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो, मार्क्स के हिसाब से ना फ्रीडम का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। ठीक है, ट्रू फ्रीडम कौन सी है? जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करे, एलाइनेशन का अंत करे, ह्यूमन नीड्स को क्या करे, ह्यूमन नीड्स की पूर्ति करे। कैपिटलिज्म में इंसान मजबूरी में जीता है। ठीक है, कम्युनिज्म में ही असली जो है वो फ्रीडम मिल सकती है अगर हम लोग बात करें तो। क्रिटिकल अप्राइजल हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। देखो, क्रिटिकल अप्राइजल के अंदर ये तो बताया जाता है तुम्हारे को, ये मार्क्सिज्म का आलोचना थी। बेसिकली मार्क्सिज्म पर बेसिकली आलोचनाएँ की गई हैं। ठीक है, जैसे कि सोसाइटी सिर्फ 2 क्लासेस में नहीं बांटी। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये बताया जाता है कि मार्क्स ने सिर्फ बॉर्जोगीज और पोर्ट्रेट बताया है। ठीक है, लेकिन रियलिटी में मिडिल क्लास भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, कैपिटलिज्म कोलैप्स जो है वो नहीं हुआ था। ठीक है, जो हमारा कैपिटलिज्म सिस्टम है वो कोलैप्स नहीं हुआ था। मार्क्स ने कहा था कि कैपिटलिज्म खुद टूट जाएगा, लेकिन आज भी कैपिटलिज्म दुनिया का सबसे प्रमुख इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, थर्ड हमारा पॉइंट आता है वर्किंग क्लास और ज़्यादा गरीब नहीं हुई है। मार्क्स ने क्या था, प्रेडिक्ट किया था कि वर्कर्स की कंडीशन और ख़राब हो जाएगी, लेकिन लेबर्स, लॉज, यूनियन और वेलफेयर पॉलिसीज से उनकी कंडीशन की जगह सुधरी है। ठीक है, रेवोल्यूशन डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं हुई है। मार्क्स के मुताबिक रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में होनी चाहिए थी, लेकिन पहले कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जैसे कि रशिया, चाइना जैसे कंपैरेटिवली बैकवर्ड देशों में हुई है। ठीक है, 5वां पॉइंट हमारा आता है, स्टेट ख़त्म नहीं हुआ है। मार्क्स ने कहा था कम्युनिज्म में स्टेट धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सोवियत यूनियन और चाइना में स्टेट और भी पावरफुल बन गया। ठीक है, क्लियर है। अब मार्क्सिज्म का बेसिकली इंपॉर्टेंस तो मैं बता देती हूँ लास्ट में, फिर हम लोग सम अप पे आएंगे। सम अभी मैंने नहीं पढ़ा रही, पर हम मार्क्सिज्म की इंपॉर्टेंस समझो, फिर हम लोग चैप्टर को सम अप करेंगे। देखो, अगर हम लोग सिंपल टर्म्स में मार्क करें तो मार्क्सिज्म की ये इंपॉर्टेंट है कि वो आलोचना के बाद भी मार्क्सिज्म इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? सोशल इक्वालिटी को समझता था, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज़ उठाता था, गरीब और वर्कर्स को आवाज़ देता है, कैपिटलिज्म की कमियां दिखाता है और सोशल एनालिसिस का इम्पॉर्टेंट टूल है। ठीक है, क्लियर है। आई होप तुमको इतनी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। अब हम लोग सम अप पे बढ़ते हैं, बेसिकली चैप्टर को ख़त्म करते हैं। और हम लोग जब चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं, आई होप तुम्हें चैप्टर जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर को जो है वो सम अप करते हैं। देखो, इसके अंदर तुम्हें ये बताया जाता है, चैप्टर का मेन आइडिया, दिस यूनिट एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ सोशलिज्म एंड मेनली फोकस ऑन मार्क्सिज्म। ठीक है, मार्क्सिज्म पे ये मेनली फोकस करता है। टाइप्स ऑफ सोशलिज्म मेंशन हमने यहाँ पे करे थे, जैसे कि हमने बात करी थी यूटोपियन सोशलिज्म की बात करी थी हमने चैप्टर के अंदर। साइंटिफिक सोशलिज्म पढ़ा, इवोल्यूशन सोशलिज्म पढ़ा, रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म पढ़ा हमने चैप्टर के अंदर। फिर उसके बाद हमने की कॉन्सेप्ट पढ़े मार्क्सिज्म के, दे आर द बेसिक आइडियाज ऑफ द मार्क्सिज्म, जैसे कि डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म हमने पढ़ा, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म हमने पढ़ा, क्लास स्ट्रगल हमने पढ़ा, सरप्लस वैल्यू क्या होता है, रेवोल्यूशन, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट एंड कम्युनिज्म हमने पढ़ा। उसके बाद ह्यूमन साइड ऑफ द मार्क्स, अर्लियर मार्क्स फोकस ऑन द ह्यूमनिज्म, फ्रीडम एंड एलाइनेशन। पहले के टाइम पे क्या करता था मार्क्स ने, हमने पढ़ा है कि फोकस करता था ह्यूमनिज्म, फ्रीडम एंड एलाइनेशन पे। ही सेड कैपिटलिज्म मेक्स पीपल फील अलाइनेटेड फ्रॉम देयर वर्क, लूज आइडेंटिटी एंड फ्रीडम। ठीक है, 2 phases of Marx was young Marx focus on human values, freedom, alienation, and mature Marx focus on revolution and class struggle. But the text says there is no real difference. Both ideas are connected. ठीक है, मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स, अदर थिंकर्स इम्प्रूव्ड हिज आइडियाज़, जैसे कि लेनिन हो गया, स्टालिन हो गया, माओ हो गया।
इंपॉर्टेंस ऑफ मार्क्सिज्म थ्योरी टुडे, अगर हम लोग आज की बात करें, आज में हम लोगों की मार्क्सिज्म थ्योरी की क्या इंपॉर्टेंस है. स्टिल यूजफुल टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, हेल्प्स ऑपरेट पीपल, फाइट्स फॉर राइट्स, इंस्पायर चेंजेस एंड इक्वालिटी. Final aim of Marxism was to create a classless society and exploitation, no rich versus poor, bring freedom and equality. But the famous idea was philosopher only explain the world, but the goal is to change it. Conclusion in one line, if we try to conclude it, Marxism is a revolutionary philosophy that wants to end equality and creates a fair society.